नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और शिक्षण अभिरुचि यानी कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम से संबंधित है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि, यानी कि शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में और जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी कि आप कार्य से संतुष्ट हैं या नहीं है। ओके दोस्तों, अभी हम लोग जानते हैं कि भाई जो अध्यापक हैं उनके अंदर अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जो उन्हें व्यवसाय से अलग करती है। लेकिन दोस्तों, जीवन वृत्ति चलाने के उद्देश्य से उनकी अध्यापन क्रिया भी एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। यानी कि अगर आपको अपना जीवन जीना है, अगर आपको अपनी जीवन वृत्ति चलानी है, तो उसके लिए भी ये आपको एक तरीके से व्यवसाय का रूप ये ले चुका है, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद भी अध्यापकों का व्यवसाय अन्य से भिन्न होता है, यानी कि जो शिक्षण व्यवसाय है वो अन्य व्यवसायों से भिन्न होता है, ठीक है ना। दोस्तों, शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में किस प्रकार से परिभाषित हो सकता है, आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आज के युग में अध्यापक के अध्यापन का विकास ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसको अनेकों प्रकार से दोस्तों हम व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि भाई अध्यापकों में व्यवसायी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ओके, और यह विचारधारा अध्यापकों के हर स्तर पे लागू होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई प्राइमरी टीचिंग से लेकर चाहे आप हायर उच्च शिक्षा के से जुड़े शिक्षकों की अगर आप बात करें, तो उनसे आशा की जाती है कि वो अपने कार्य व्यवसाय भाव से जुड़ें और अपने व्यवसाय में दक्षता हासिल करें, ठीक है ना। लेकिन अब अध्यापकों का व्यवसाय का विकास कैसे होगा, यह प्रश्न ज्यादातर उठाया जाता है, ओके, और मस्तिष्क में यही प्रश्न आता है कि क्या अध्यापन व्यवसाय के रूप में है, ठीक। तो इसको हम सरल शब्दों में हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो सरल शब्दों में अगर व्यवसाय को दोस्तों परिभाषित किया जाए तो व्यवसाय जीवन जीने का एक तरीका है, ओके। व्यवसाय क्या है दोस्तों? जीवन जीने का एक तरीका है। यह शब्द अपने आप में दोस्तों काफी ब्रॉड है, ठीक। जैसे इसमें आपके क्या आते हैं, कल कारखाने, ठीक है ना, और जैसे कृषि करने या फिर आप मछली पालन इत्यादि, ये सभी आपके क्या है, रोजगार शामिल हैं, जिसे मानव प्रजाति अपनी जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक सुविधा अर्जित करता है, ओके। दोस्तों, अगर हम इस विचारधारा की बात करें तो जो शिक्षण व्यवसाय होता है वो एक विशिष्ट व्यवसाय होता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, एक विशिष्ट व्यवसाय तो वो होता है जिसमें भाई वैज्ञानिकों को शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। जैसे भाई डॉक्टर है, इंजीनियर है, इसको आदर्श के रूप में मानते हैं हम, जैसे भाई डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम शिक्षण का आकलन व्यवसाय की विशेषताओं के मानक पर यदि इनसे की करेंगे, लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग और वकील, लेकिन ये इनकी श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के जो व्यवसाय है, इस तरह का विशिष्ट व्यवसाय नहीं माना जाएगा, ओके। जैसे एक डॉक्टर है, वकील है, वो तो क्या करते हैं दोस्तों, अपनी स्वतंत्रता से प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, ठीक है ना। और इसमें जैसे ये शुरू करने से, जैसे अगर आपको कोई भी कार्य शुरू करना है, डॉक्टरी करनी है या आपको वकील में आपको जाना है या वकील बनना है, तो आपको शुरू में क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, और साथ ही आचार संहिता का भी पालन करना पड़ता है, ठीक है ना। और जैसे अगर कोई वकील है या कोई डॉक्टर है, उसकी हम प्रभावशालीता का भी अध्ययन, आकलन आसानी से कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि भाई कोई डॉक्टर है, उसने कितने मरीजों को ठीक किया है, भाई बाजार में अगर उसका डॉक्टर का नाम लिया जाए तो मरीजों की कैसी प्रतिक्रिया रहती है, कि भाई वो कहते हैं कि भाई अच्छा, फलाना डॉक्टर अच्छा है, बढ़िया है, बुरा है, जैसा भी है, ठीक। और इसी तरह से भाई कोई वकील होता है तो उसकी भी हम क्या कर सकते हैं, प्रभावशालीता का आकलन आसानी से कर सकते हैं, कि भाई जैसे उसने कितने मुकदमों को या कितने केसेस को उसने जीता है या नहीं जीता है, उसकी वाक्शैली कैसी है, मतलब वो किस तरीके से बोलता है, ठीक है ना, उससे जज प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक। तो जबकि शिक्षण एक अलग टाइप का, या हम कह सकते हैं एक विशिष्ट व्यवसाय है जिसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं। इसमें अध्यापक और छात्र के बीच में हमेशा संबंध बने रहते हैं दोस्तों, ओके। तो अगर हम अध्यापक की बात करें तो भाई शिक्षण व्यवसाय में लंबी समय तक अध्यापकों को दोस्तों अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है ना, या अध्यापन करने की प्रक्रिया से दोस्तों गुजरना पड़ता है, तब जाके भाई अध्यापक ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभव अर्जित कर पाता है, ठीक है ना। तो भाई अध्यापक व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और वह समाज की नई पीढ़ी को अज्ञान के अंधकार से
बाहर लाकर समाज के आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप आकृति देता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अध्यापक सिर्फ ज्ञान को बांटता नहीं है बल्कि ज्ञान, विज्ञान तथा कलात्मक विधि का सूत्रपात और विस्तार करता है। ठीक है ना। तो अगर हम दोस्तों आज के हम भारतीय परिवेश में देखें तो अध्यापक एक अति विकसित संघ है। ठीक है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई अध्यापक बनने से पूर्व में कोई आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता और ना ही कोई आचार संहिता का पालन करना पड़ता है, लाइक डॉक्टर एंड इंजीनियर। ओके। तो आज के समय पे भाई शिक्षण आपका कैसा है? पहले के जमाने पे क्या होता था भाई, टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों यह एक वेतनभोगी व्यवसाय समूह है जो पहले से ही निर्धारित पाठ्यक्रमों को कक्षा में पढ़ाता है कि भाई आपको पाठ्यक्रम आपको पहले से निर्धारित होते हैं, आपको कक्षा में जाके उनको पढ़ाना होता है। ठीक है ना। और अध्यापन और मूल्यांकन सभी का नियम बने बनाए मिलते हैं। ठीक है ना। पहले के ज़माने के तरह ही नहीं कि भैया आपको पहले अध्यापन के भी नियम बनाने पड़ते थे, उसके बाद आपको मूल्यांकन को करने के तरीके भी खोजने पड़ते थे, लेकिन आज के समय पे तो आपको सब कुछ बना बनाया मिलता है। ठीक है ना। तो अध्यापक जनरली क्या करते हैं, सभी छात्रों को साथ में पढ़ाते हैं। तो लेकिन इससे क्या होता है कि भाई व्यक्तिगत भिन्नता, उस जो व्यक्तिगत भिन्नता है ना, इसका मतलब है कि प्रत्येक छात्र डिफरेंट है, उसकी आवश्यकताएं डिफरेंट है, उसकी सीखने की जो गति है वो अलग अलग है, उसका कहीं ना कहीं इसमें क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं उस चीज को कि भाई प्रत्येक छात्र है उसको आपको अलग तरीके से ट्रीट करने की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जब हम कई सारे छात्रों को एक साथ पढ़ाते हैं तो उसमें से कई विद्यार्थी कमजोर होते हैं जिनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम शिक्षक के गुणवत्ता का प्रश्न उठाएं तो भाई शिक्षक की गुणवत्ता का को किस तरीके से मापा जाए, तो उसका भी मानक है, वो भी हटकर होता है। देखिए दोस्तों, जैसे सपोज करो अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी अगर गुणवत्ता है उसे हम कैसे पता लगाएंगे, उससे पता लगाएंगे भाई उसने कितने मरीज ठीक किए। कोई आपका मैकेनिक है तो हम उसकी गुणवत्ता का कैसे पता लगाएंगे कि भाई उसने कितनी मशीनों को ठीक किया है ना। लेकिन अगर आप विद्यार्थी की सफलता या असफलता का आकलन टीचर से करेंगे तो वो भी आपका क्या होता है, वो इस तरीके से गलत, वो हम कहेंगे कि एक तरह से गलत है। ठीक है ना। क्योंकि भाई जो विद्यार्थी की सफलता है वो किसी अध्यापक का कितना योगदान है उसमें, या उसमें स्कूल का कितना योगदान है, स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर जो भी घटक है उनका कितना योगदान है, उसके माता पिता का कितना योगदान है, उसके भाई बहन का कितना योगदान है, इस चीज का आकलन करना दोस्तों बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम यह कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि एक विद्यार्थी की सफलता में एक शिक्षक का कितना योगदान है। अगर आप उसको प्रतिशत में मापेंगे तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। तो भाई इसी तरह से हम कह सकते हैं कि भाई किसी अध्यापक का अपने विद्यार्थी के समग्र विकास में कितना प्रभाव है और उतना उसका कितनी दूर तक प्रभाव पड़ा है, इसका आकलन करना दोस्तों बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो शिक्षण व्यवसाय है वो अपने आप में एक विशिष्ट व्यवसाय है। ओके। इसके बाद जानेंगे दोस्तों कार्य संतुष्टि के बारे में। देखिए, कार्य संतुष्टि का मतलब है जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी कि आप अपना जो काम कर रहे हैं आप उसमें कितने संतुष्ट हैं। ओके। तो बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पर एक डेफिनेशन है, मेरे को काफी अच्छी लगी। जॉब सेटिस्फैक्शन इज डिटरमाइंड बाय अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन what one want in a job और what one has in a job। ठीक है ना। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई जैसे व्यवसाय संतुष्टि है वो एक तरीके से कैसे मेजर की जाती है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। डिस्क्रिपेंसी मतलब जो भेद होता है बिटवीन एक बंदा जो कि जॉब से क्या चाहता है और उसको क्या मिला है। तो जो हम जॉब में चाहते हैं, यानी मैं चाहता था कि भाई मेरी जॉब लगे, लेकिन मैं जॉब से क्या क्या चीज़ें चाहता था और मुझे जॉब से क्या क्या मिल रहा है, तो उसके बीच में जो भेद है दोस्तों वही मेरा क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन है, यानी व्यवसाय संतुष्टि है, या फिर इसको बोलेंगे कार्य संतुष्टि। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों देखें, स्पेक्टर ने भी 1997 में एक डेफिनेशन दी थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। व्यावसायिक संतुष्टि का अर्थ व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय को पसंद या नापसंद करने से है। ओके। और व्यावसायिक संतुष्टि को कार्य या कार्य वातावरण से जुड़े हुए व्यक्तियों के अनुकूल या धनात्मक अनुभवों के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है दोस्तों कि अगर आपको अपने व्यवसाय को पसंद है या नापसंद करने से इसका सीधा सा लिंक है कि अगर आप अपने व्यवसाय को पसंद करते हैं तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे, यानी आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर आप उसको नापसंद करेंगे तो श्योर है कि आप अपने कार्य को पसंद नहीं करते हैं तो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है ना।
और व्यावसायिक संतुष्टि को कार्य या कार्य वातावरण से जुड़े हुए व्यक्तियों के अनुकूल या धनात्मक अनुभवों के रूप में भी स्पष्ट किया जा सकता है कि आपको कितना आपके अनुकूल है, ठीक है ना, आपका जो वातावरण है या कार्य वातावरण है वो आपके कितना अनुकूल है, और जो आपको पॉजिटिव अनुभव हुए हैं, ठीक है ना, जो धनात्मक अनुभव का मतलब है कि जो भी आपको पॉजिटिव यानी जितने भी आपको पॉजिटिव अनुभव हुए हैं यानी आपको एक्सपीरियंस मिले हैं उसके रूप में भी इसको स्पष्ट किया जा सकता है। ओके, तो दोस्तों अगर हम इस प्रकार से देखें तो जॉब सेटिस्फेक्शन को अगर हम डिफाइन करें दोस्तों, तो सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति है अगर वो अपने कार्य कौशल का उचित प्रयोग करेगा तो वो एक आइडल स्टेज को प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से हम कहेंगे दोस्तों कि अपने कार्य कौशल का उचित प्रयोग करते हुए एक आदर्श स्थिति को प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग करते हुए, जैसे अगर आपके अंदर सेवा भावना है या फिर आप नैतिक दृढ़ता है, उसके अलावा आप अपने भौतिक ज्ञान का भी अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपको क्या मिलती है, आय भी मिलती है, सम्मान मिलता है और कुशलता मिलती है। तो इस प्रकार आपको अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही है तो आप अपने आप ही क्या हो जाएंगे, जॉब से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो आपको संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये है व्यावसायिक संतुष्टि। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद आता है अध्यापक शिक्षण के प्रमुख क्षेत्र। देखिए अध्यापक शिक्षण के प्रमुख क्षेत्रों में आपके निम्नलिखित क्षेत्र हैं, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे देखिए अध्यापक शिक्षण की जो प्रमुख उत्तरदायी संस्था है वो क्या कौन सी है, NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है ना, NCTE। इसके बारे में आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, देखिए दोस्तों इस संबंध में काफ़ी प्रतिबद्ध है और वो काफ़ी कार्य करता है, यानी कि उक्त जो दक्षताएं हैं यानी शिक्षक को मिले इसके लिए NCTE लगातार क्या करता है, कार्य करता रहता है, यानी कि वर्कशालाओं का आयोजन हो गया, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग हो गई, ठीक है ना। तो NCTE इसके लिए एक तरीके से अध्यापक शिक्षा के लिए उत्तरदायी संस्था है। ओके, तो हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि भाई ये जो दक्षताएं ये क्या हैं, इनके वैसे मैंने सिर्फ इनकी हेडिंग लिखी है और हम इनको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों सबसे पहले आता है इसमें संदर्भित दक्षता। दोस्तों यह दक्षता का प्रमुख मापदंड है। दोस्तों इसमें इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि जब तक हम पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते, ठीक है ना। जैसे दोस्तों जैसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में किसी घटना को अगर हमने अच्छा या बुरा ठहराना है, ठीक है ना, तो इसमें हमें संदर्भित दक्षता की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अतः दोस्तों जो सामाजिक, धार्मिक और या फिर सांस्कृतिक भाषा से जुड़े हुए अध्यापक होते हैं उनको यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि किस बिंदु पर किसी तथ्य को स्पष्ट अभिव्यक्त करना है। ओके, तो दोस्तों जैसे किसी काल, पात्र आदि के संदर्भ में परिवर्तन होने से तथ्यों में अर्थ और महत्व में परिवर्तन दिखना स्वाभाविक होता है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी समय में अगर देश की जनसंख्या में कमी होती है तो उस समय परिवार का आकार बड़ा होना घातक नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर देश की वर्तमान जनसंख्या और घनत्व को देखते हुए अगर बड़े परिवार को मान्यता प्रदान की जाएगी तो वह उचित नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम दूसरे स्तर पर अगर हम देखें तो भाई विविध सामुदायिक संगठन हैं या सामाजिक न्याय और समान शैक्षिक अवसर की आवश्यकता आदि के बारे में अगर समझदारी है किसी टीचर को तो वह भी दोस्तों संदर्भित दक्षता के अंतर्गत आता है। अगला आता है दोस्तों संकल्पनात्मक दक्षता। दोस्तों एक अध्यापक को शिक्षा अध्ययन की संकल्पनाओं से ना सिर्फ परिचित होना चाहिए, ठीक है ना, दूसरी ओर उन पर अगर विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारकों का जो भी प्रभाव पड़ता है उनके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों जैसा अगर संकल्पना की अगर हम बात करें तो यह वह आधार है जिस पर अधिगम को स्थापित या विकसित कर पाना संभव हो पाता है। जैसे अगर हम देखते हैं, जैसे दोस्तों अगर कोई भूगोल का विद्यार्थी है उसको जब तक हम अक्षांश, देशांतर या फिर मौसम परिवर्तन या फिर उच्चावच को अगर हम अच्छे से नहीं समझाएंगे तो उसके बिना वो क्या नहीं कर सकता, आगे के जो जटिल शब्द हैं उनको नहीं समझ पाता, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है विषय वस्तु दक्षता, यानी कि किसी भी अध्यापक के लिए अपने विषय को पूर्ण अधिकार रखना आवश्यक होता है, ठीक है ना। जैसे कोई कर्मकांडी ब्राह्मण होता है उसको सारे मंत्रों की जानकारी होती है ना, तो इसी तरह से कोई आपका जो शिक्षक है उसको अपने
विषय पर पूरा उसका अधिकार होना चाहिए, यानी उसको पूरी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो भाई कोई भी अध्यापक है, अगर उसको शिक्षण करना है तो उससे पहले वो पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए उसको क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शित करना उसके लिए आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। और उसमें आपस में जो पारस्परिक सह संबंध है यानी को रिलेशन है, उनको भी समझाना उसको आवश्यक हो जाता है, यानी उनको स्पष्ट करना भी आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला आता है दोस्तों संप्रेषण संबंधी दक्षता। संप्रेषण, देखिए दोस्तों संप्रेषण कितना इंपॉर्टेंट है, अगर इसका अभाव है तो भाई शिक्षण की विधि को आप सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी शिक्षण की स्मृति स्तर से आगे चिंतन और व्यवहारिक स्तर तक ले जाने में बाधक सिद्ध होगा। देखिए इसमें आचार्य राममूर्ति आयोग है जो कि 1992 में आया था, ध्यान रहे आचार्य राममूर्ति आयोग 1992 में ने भी इस समस्या को माना था कि अगर संप्रेषण सही नहीं है, ठीक है ना, अगर संप्रेषण सही नहीं है तो आपका जो शिक्षण है वो शिक्षण भी आपका वो सही नहीं होगा। तो उन्होंने माना था कि भाई अगर इस दक्षता का अभाव, उन्होंने माना था कि भाई शिक्षण संप्रेषण संबंधी जो दक्षता है उसका अभाव, कि भाई इसका उन्होंने माना था कि भाई जो शिक्षण अभ्यास पक्ष को लगातार समय नहीं देता, यानी जो टीचर्स हैं वो लगातार अभ्यास नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो लगातार जब उसकी उपेक्षा करेंगे तो भाई आपको जो संप्रेषण है वो आपका क्या हो जाएगा, अपने आप ही कमजोर हो जाएगा, ठीक। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, देखिए दोस्तों कि अगर जो भी चीज आपको आती है, अगर आप उसको बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं, उसको अपने विचारों को उसको संप्रेषित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपकी जो टीचिंग है उसका यानी शिक्षण कार्य है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो यहाँ पर संप्रेषण संबंधी दक्षता का होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अगर कोई भी शिक्षक है, अगर वो क्लास में अनुशासन बनाए रखता है या फिर उसको प्रबंध संबंधी दक्षता है उसके अंतर्गत, तो दोस्तों किसी भी परिस्थिति को मैनेज कर लेगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपका मैनेजमेंट से मतलब है कि आप सिर्फ एक कक्षा में शिक्षण कार्य तक ही सीमित नहीं है, आप किसी भी परिस्थितियों में बच्चों को आप जैसे सपोज करो अनुशासन की समस्या आ रही तो वहां पर आप उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। तो यानी प्रबंधन संबंधी दक्षता का मतलब है कि आपके अंदर मैनेजमेंट संबंधी दक्षता होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि भाई आपको सामूहिक शिक्षण के साथ ही जो अध्यापक है उसको मार्गदर्शन में भी सक्षम होना चाहिए, वो किस तरीके से बच्चों को गाइड करेगा, ठीक है ना, जो कि आपका क्या है प्रबंधन से ही संभव होता है। तो एक कुशल प्रबंधन करने वाला अध्यापक दोस्तों किसी भी कक्षा को सामूहिक क्रियाकलाप में संलग्न करते हुए उन्हें सामाजिक दायित्वबोध एवं सेवा भावना का उनमें विकास कर सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है मूल्यांकन दक्षता। देखिए शिक्षण में तो हम कह सकते हैं कि भाई जो मूल्यांकन है वो तो सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो कोई भी अगर मूल्यांकन, कोई भी टीचर है अगर उसको मूल्यांकन दक्षता अगर नहीं आती या उसका अभाव है तो भाई वो दक्षता के उच्चतर स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मूल्यांकन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक है उसको मूल्यांकन करना यानी मूल्यांकन में बिल्कुल दक्ष होना चाहिए, ठीक है ना। एक जो दक्ष अध्यापक है दोस्तों वो आधुनिक मापन और मूल्यांकन की विभिन्न पद्धति और तकनीकों से उसका परिचय होना चाहिए, यानी कि उसको जो नई पद्धतियां हैं और नई तकनीक हैं या विभिन्न पद्धतियां हैं उसको उनके बारे में दक्ष होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अगला आता है अभिभावक सहकार्य दक्षता। दोस्तों अभिभावक सहकार्य दक्षता को एनसीटी ने काफी महत्वपूर्ण माना है। इसके लिए दोस्तों इन्होंने प्राथमिक शिक्षा में इसको ज्यादा जोर दिया है कि भाई देखिए प्राथमिक शिक्षा में अगर जो टीचर हैं वो आपस टीचर और अभिभावक अगर साथ मिलके काम करेंगे तो प्राथमिक शिक्षा में जो अपव्यय और अवरोधन की समस्या आती है उससे हम निजात पा सकते हैं, यानी कि उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो अधिकांश समय पे जो छात्र हैं वो घर में अपने माता पिता या अभिभावकों द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर अभिभावकों का सहयोग होगा तो आसानी से जो शिक्षक और अभिभावकों दोनों मिलकर हम कह सकते हैं कि भाई शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये इसलिए है अभिभावक सहकार्य दक्षता, ठीक। अगला आता है समाज के प्रति प्रतिबद्धता। देखिए दोस्तों अध्यापन में सफलता के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता को भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि जो व्यक्ति जिस समाज में निवास करता है तो उसके प्रति भी उसकी क्या रहती है, कोई ना कोई दायित्व रहता है, ठीक। तो अतः अगर कोई भी छात्र किसी भी सामाजिक वर्ग से आता है तो अध्यापक का जो दायित्व है वो यह रहता है कि वो किसी प्रकार का भेदभाव न करे और उनको समान शिक्षा प्रदान करे, ठीक है ना। अगला पार्ट आता है आजीविका के प्रति
प्रतिबद्धता, देखिए दोस्तों आजीविका के प्रति प्रतिबद्धता भी शिक्षक में होनी चाहिए, ठीक है ना। वो क्यों होनी चाहिए, देखिए दोस्तों अगर कोई टीचर है, देखिए जनरली होता है क्या है कि जो टीचर बनना चाहते हैं वो अगर उनको लगता है कि भाई हमें टीचिंग, मेरे अंदर एक पैशन है, मुझे पढ़ाना है और मुझे गर्व है अपनी टीचिंग पर, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन होता है क्या है कि ज़्यादातर लोग, जैसे अगर सपोज करो टीचर बनना चाह रहे हैं तो उनका उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता, बस वो बेरोजगारी के कारण इस क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। तो अगर वह कोई भी टीचर अगर अपने आप को वास्तविक राष्ट्र निर्माता के रूप में अगर स्वीकार कर लेता है तो उसकी कोई भी प्रतिबद्धता में कमी नहीं आ सकती। वैसे भी देखिए दोस्तों, एक जैसे अगर एक टीचर है, अगर आप टीचर होने के नाते जो आप शिक्षा दे रहे हो तो वो बहुत अमूल्य होती है, ठीक है ना। तो उसका कोई भी आप मूल्य निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगला आता है उत्कृष्टता प्राप्ति संबंधी प्रतिबद्धता। एक शिक्षक को उत्कृष्टता प्राप्ति के संबंधी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। इसके लिए उसको क्या करना चाहिए दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस अगर वो इसमें दक्ष हो जाएगा तो उत्कृष्टता प्राप्ति की ओर को बढ़ चलेगा, ठीक है ना। तो भाई एक अध्यापक सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो चुके हों, उनको शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से इसको निरंतर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्या आएगा, मूलभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। देखिए आज के ज़माने में दोस्तों समाज में हर जगह में मूल्यों का ह्रास देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए भी यह महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। जैसे दोस्तों सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी, सहयोगिता ना, और स्नेह है, प्रेम है, ठीक, सेवा भावना। तो ऐसे मूलभूत जीवन मूल्य है जिनके अभाव में व्यक्ति अपने चरित्र को सम्मानपूर्ण और समादर योग्य नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो एक हम कह सकते हैं कि भाई जो एक शिक्षक है उनको इन मूलभूत मूल्यों के प्रति भी प्रतिबद्धता उसके अंतर्गत होनी चाहिए, कि यानी उस शिक्षक को इतने जो ये सारे के सारे जो मूल्य हमने अभी बताए इनको आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए अपने व्यवहारों में। तो दोस्तों ये है अध्यापक शिक्षण के प्रमुख क्षेत्र। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कार्य संतुष्टि के बारे में, यानी कि कार्य संतुष्टि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, कि कौन कौन से जो कारक हैं हमारे जीवन में जो कि कार्य संतुष्टि को प्रभावित करते हैं, यानी कि व्यवसाय संतुष्टि को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले आते हैं दोस्तों व्यक्तिगत कारक। ओके, तो जो व्यक्तिगत कारक हैं, देखिए दोस्तों इसमें एक तरीके से वह कारक होते हैं जो कार्य दशा को आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत कारकों में दोस्तों जैसे आयु, लिंग, बुद्धि, वैवाहिक स्थिति, शिक्षण अनुभव की अवधि, ये सब कारक क्या है इसमें शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें जैसे लिंग वाला, जैसे अगर हम कारक है तो महिलाओं को क्या माना जाता है कि भाई वो ज्यादातर क्या होती है, सेटिस्फाइड हो जाती हैं अपनी जॉब से, ठीक है ना। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके पीछे यह तथ्य माना जाता है कि जो महिलाओं की अब महत्वाकांक्षाएं हैं और वित्तीय आवश्यकताएं वो कम होती हैं। तो जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर क्या होती हैं, अपनी जॉब में सेटिस्फाइड हो जाती है, कि उनको कार्य संतुष्टि ज्यादातर प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब एक काम करते हैं, एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं कि व्यक्तिगत कारक में कौन कौन से आते हैं। देखिए सबसे पहला जो कारक है व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत वो है शिक्षण अनुभव की अवधि, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अगर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए एक सबसे प्रभावी कारक है तो वो होता है शिक्षण अनुभव, ठीक है ना। तो एक शिक्षक है दोस्तों जितना अनुभवी होगा उसकी कार्य कुशलता और योग्यता में भी वृद्धि उतनी ही होती जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर उसको उच्च योग्यता पर उसके अनुरूप अगर वेतन मिले या पदोन्नति मिले, ठीक है ना, तो इससे उसकी क्या होती है कि भाई जॉब सेटिस्फेक्शन भी उसी हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो एक अगर बहुत ही अनुभवी टीचर होगा तो वो डेफिनेटली वो क्या चाहेगा कि वो पदोन्नति चाहेगा और उच्च वेतन चाहेगा, ठीक है ना। तो अगर उसको वो सब चीजें मिल रही है तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, अदरवाइज उसको नहीं होगा, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है आयु। देखिए दोस्तों वैसे तो इसका बहुत कम संबंध है जॉब सेटिस्फेक्शन से, लेकिन फिर भी देखा गया रिसर्चों में कि जिनकी आयु ज्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं अपने जो जॉब है उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको मानते हैं कि भाई हमें जॉब मिल चुकी है तो यही बहुत है। जबकि इसके विपरीत अगर जो कम आयु के जो लोग होते हैं उनके पास अन्य क्षेत्रों में जाने के कई मौके होते हैं, उनके पास उतनी ऊर्जा होती है और उतनी ही संभावनाएं होती है, ठीक है ना। तो जबकि अधिक आयु के लोग क्या होते हैं, ज्यादातर स्थिर हो जाते हैं, तो ये माना जाता है कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है। समझ रहे हैं ना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है लिंग। लिंग के बारे में अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई कोई महिला है उसको ज्यादातर ये माना जाता है कि वो
पुरुषों की तुलना में ज़्यादातर अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो जाती हैं। इसके बाद अगला देखिए बुद्धि। देखिए बुद्धि में आपका जैसे हमने पहले बोला कि भाई जो व्यक्ति की बुद्धि का स्तर होगा उस पर भी डिपेंड करता है जॉब सेटिस्फेक्शन। देखिए दोस्तों, अगर जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं उनके वो क्या होते हैं कि कई अलग अलग क्षेत्रों में पलायन करते रहते हैं, वो एक जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो कम बुद्धि के लोग होते हैं कि उनको एक जॉब मिल गई तो वो उससे क्या होते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला आता है वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति भी वैसे देखा जाए तो बहुत कम संबंध है जॉब संतुष्टि के संग, लेकिन फिर भी वैवाहिक स्थिति माना जाता है कि कोई अगर व्यक्ति अगर वैवाहिक है तो उसके जीवन में ठहराव आ जाता है। तो उस केस में या कोई महिला है तो उसके जीवन में ठहराव आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि वो अपनी जॉब से संतुष्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये हैं दोस्तों व्यक्तिगत कारक जो कि कार्य संतुष्टि को प्रभावित करते हैं। इसके बाद अगला आता है व्यवसाय संबंधी। देखिए व्यवसाय संबंधी कारकों में या वह कारक हैं जिसमें व्यक्ति की आंतरिक व बाह्य कार्य दशाएं प्रभावित होती है, ठीक है। तो व्यवसाय से संबंधित कारक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? शिक्षा, आकांक्षा व रुचि, विचारों में स्वायत्ता। तो एक काम करते हैं, एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है देखिए शिक्षा। देखिए कोई भी शिक्षा के उसकी व्यवसाय संतुष्टि दोस्तों उचित शिक्षा और उचित व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होती है। इसके बाद देखिए अगला आकांक्षा व रुचि। देखिए अगर व्यवसाय या कार्य के प्रति शिक्षक को अगर रुचि है, ठीक है ना, तो वो स्वाभाविक रूप से उसको जॉब में सेटिस्फाई करेगी। कि अगर आपको लगता है कि भाई अपने कार्य के प्रति आपको रुचि आती है, ठीक है ना, और आपकी आकांक्षा जो है उसमें कुछ अच्छा करने की है, तो जरूरी है कि आपको क्या होगा कि अपनी जॉब में क्या मिल जाएगा, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों विचारों में स्वायत्ता। कि अगर आपको कार्य करने की स्वतंत्रता मिलेगी और अगर कोई शिक्षक है अगर वो अपने कला कौशलों को में नई नई युक्तियों का प्रयोग करके उसको प्रभावी बनाने का प्रयास करेगा। सीधी सी मतलब यह है कि अगर आपको अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता मिलेगी तो वो किसी भी संस्थान में कार्यरत होगा तो वहां उसको क्या मिलेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर लेकिन दोस्तों इसमें यह भी फर्क पड़ता है कि उसके विचारों को जिन संस्थानों में वो काम कर रहा है वहां मान्यता मिलती है या नहीं है, तो इस पर भी उसका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो डिपेंड करता है। तो हम मानेंगे कि भाई जॉब सेटिस्फेक्शन को प्रभावित करने वाले कारक में आता है कि भाई विचारों को स्वायत्ता मिलती है या नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों अब इसके बाद आता है कार्य की दशाएं। देखिए दोस्तों इसका अर्थ सीधा सा ये है कि भाई जिस शिक्षक किस वातावरण में रह रहा है उसके कार्य का किन पर और कितना प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर यदि शिक्षक कार्य करने के ढंग से संतुष्ट नहीं है तो वो क्या करेगा, अपनी जॉब से भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो कार्य की दशाएं कि आपको कैसा काम मिल रहा है, आपके काम का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, तो वो आपका किस में आता है, कार्य की दशाएं में आता है। इसके बाद देखिए दोस्तों वेतन। तो अगर आपको कार्य के अनुरूप वेतन भत्ता नहीं मिलता है तो आपका कार्य के प्रति जो उत्साह है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वेतन अगर अच्छा मिल रहा है तो आपका कार्य के प्रति उत्साह बना रहेगा और अपने आप ही आपका क्या हो जाएगा कि जॉब में सेटिस्फाइड आप हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है प्रशासन और सहकर्मियों के संग संबंध। देखिए दोस्तों अगर आपके प्रशासन और आपके जो सहकर्मियों के संग बहुत अच्छे संबंध है, मित्रता पूर्वक व्यवहार है, तो आपका और उनके संग आपका सहयोगात्मक व्यवहार है, तो होना क्या है कि आपका अपने आप ही उनसे जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाएंगे और आपका अपने कार्य करने में मन लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों शिक्षक को तो कई सारे मानसिक कार्य करने होते हैं ना, तो भाई इसलिए आवश्यक है कि वो प्रशासन और सहकर्मियों के संग अच्छे संबंध बना के रखे, ठीक है ना। तो ऐसे अगर संबंध उसके बने रहेंगे तो उसको जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है व्यक्तित्व। देखिए इस पे अब ये भी काफी बड़ा फैक्टर है कि जो आपके जॉब सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है। एक शिक्षक होता है कि जो काफी कई जगह पे ढल जाता है, उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वो काफी हंसमुख होता है, काफी लोगों से मिलने जुलने वाला होता है। कई इसके उलट कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि जो समायोजन नहीं कर पाते, यानी कुसमायोजन होता है। तो जल्दी ऐसा कोई अगर आपका इंट्रोवर्ट टाइप का शिक्षक आ जाएगा या डिफरेंट अप्रोच का टीचर होगा कि जिसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका व्यक्तित्व अगर इस तरह का है कि भाई वो कुसमायोजन करता है, समायोजन ना करके कुसमायोजन करता है, तो वहां पर अपने आप ही वो क्या होगा, जल्दी अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो उसमें जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। इसके बाद उन्नति के अवसर। ऑफ कोर्स कि अगर आप कहीं जॉब करें तो अगर आपको लगता है कि वहां पर आपके प्रमोशन के काफी अच्छे चांसेस हैं, वहां पर आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्नति तो कौन नहीं चाहता ना दोस्तों, सभी उन्नति चाहते हैं अपनी। तो भाई अगर व्यावसायिक संतुष्टि अगर आपको चाहिए तो वहां पर आपको उन्नति के कितने अवसर मिलते हैं वो इस पर भी डिपेंड करता है। ओके, इसके बाद
देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है सूचना प्रणाली। देखिए सूचना प्रणाली में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जॉब सेटिस्फेक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में। देखिए दोस्तों, अगर गलत सूचना है और एक गलत सूचना से क्या मिलती है आपको, गलत धारणाएं बनती हैं, ठीक है ना, तो जिससे कोई भी आपका एक स्वस्थ वातावरण भी है वो भी दूषित हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे वातावरण में आप कार्य करते हैं तो वहां पर भी आप पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर कार्य का अगर आपका प्रभावी पड़ रहा है, अगर आपके कार्य में प्रभाव पड़ रहा है तो यकीनन है कि आपका जॉब सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा, अपने आप ही चला जाएगा, यानी आपको कार्य में अपनी संतुष्टि प्रदान नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपकी सूचना प्रणाली कैसी है कि आपके पास कैसी सूचनाएं आ रही है। अगर आपके पास गलत सूचनाएं आती हैं, इस तरह की सूचनाएं आती है कि आपके मन में गलत धारणाएं विकसित हो जाती है, तो आपको अपने कार्य के प्रति संतुष्टि कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है उस कार्य संतुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है व्यक्तिगत कारक और दूसरा है व्यवसायी संबंधी कारक। ओके, इसके बाद एक और कारक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो अगला कारक है, जो कि लास्ट कारक है, इसको हम कहते हैं कार्य या व्यवसाय निहित कारक, जो कि दोस्तों आपके कार्य व्यवसाय में निहित होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है दोस्तों उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व का भावना का मतलब यह है कि दोस्तों आप अपनी जॉब को किस तरीके से लेते हैं। आप उसको एक उत्तरदायित्व की तरह लेते हैं या फिर आप उसको सिर्फ एक ड्यूटी मानते हैं, ठीक है ना। यू विल टेक इट एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो अगर आप उसको उत्तरदायित्व की भावना का विकास करेंगे तो आपको अपने आप ही क्या आ जाएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कई लोग कहते हैं भाई कर्म ही पूजा है, ठीक है ना। तो आपका कर्म को अगर आप पूजा की भांति समझेंगे तो भाई आपका क्या होगा कि अपने आप ही आपके अंदर एक उत्तरदायित्व की भावना आएगी, तो आप अपने आप ही जॉब से सेटिस्फाई हो जाएंगे, जो कि प्रत्येक शिक्षण का गुण नहीं होता है आज के जमाने में, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से व्यक्तिगत कारक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कई ऐसे टीचर होते हैं जिनको उत्तरदायित्व लेना अच्छा लगता है, कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनको उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा लगता है, और कई सारे टीचर होते हैं जो कि उसको सिर्फ एक क्या मानते हैं, ड्यूटी मानते हैं कि भाई हमको जाना है स्कूल और टीचिंग करनी है, ठीक। तो उनको अपने आप ही क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ठीक। इसके देखिए दोस्तों, अगला आता है व्यवसायिक प्रतिष्ठा। देखिए व्यवसायिक प्रतिष्ठा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो कि कार्य संतुष्टि को प्रभावित करता है। देखिए दोस्तों, आप जो भी जॉब कर रहे हो उसका समाज में कितना सम्मान है उस जॉब को, उस पर भी आपकी जॉब संतुष्टि यानी कि कार्य संतुष्टि निर्भर करती है। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि भाई एक शिक्षण जो व्यवसाय है वो काफी, एक जो शिक्षक है काफी प्रतिष्ठित जॉब है समाज में। तो इस तरीके से अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपको काफी प्रतिष्ठा मिलती है, जब समाज में आपको काफी सम्मान मिलता है, सम्मानीय नजरों से आपको देखा जाता है, तो कार्य संतुष्टि उसको यानी जॉब सेटिस्फेक्शन उसको भी प्रभावित करती है। यानी जॉब सेटिस्फेक्शन उसको प्रभावित करने वाले कारकों में से एक आ जाता है कि आपकी समाज में क्या प्रतिष्ठा है, ठीक है ना। इसके बाद अगला आता है सेवा संबंधी नीतियां। देखिए दोस्तों, अगर आपकी सेवा संबंधी नीतियां सुदृढ़ होंगी, अच्छी होंगी, तो उससे कर्मचारी भी क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और अगर जितनी भी जो नीतियां हैं वो कर्मचारियों के, हम कह सकते हैं शिक्षकों के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई होंगी, तो भाई शिक्षक भी उतना ही कार्य से अपने संतुष्ट होगा, ठीक है ना। जो आपकी सेवा संबंधी नीतियां होती, ठीक, तो उसमें अगर आपका लगता है कि भाई आपकी जो सेवा संबंधी नीतियां हैं वो अच्छी हैं, सुदृढ़ हैं, तो यकीनन आपको अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है सुरक्षा। देखिए कोई भी जो कार्य है, व्यवसाय है दोस्तों, उसमें तो जोखिम तो होता ही है, ठीक है ना। तो जैसे कि ज़्यादातर क्या होता है कि असमय आपको व्यवसाय कभी छोड़ना पड़ जाता है, तो उसका डर रहता है सभी को। तो इसलिए सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जैसे बीमा है या अच्छा वातावरण है या हम कह सकते हैं प्रोविडेंट फंड है, ये सब उपलब्ध कराया जाता है। तो इन सब का अगर जिन संस्थानों में व्यवस्था की जाती है, या चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो अगर आपको पीएफ की सुविधा मिल रही है, आपके भविष्य को सुरक्षित वहां पर किया जा रहा है, तो वहां पर भी आपको क्या मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है ना। अगर वहां पर ये सब चीजें नहीं होगी तो आप डेफिनेटली अपनी आगे जाके अपने भविष्य को लेके असमंजस में रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको सुरक्षा तो मिलेगी ना। तो जो गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन ही तो होता है, सुरक्षा, ठीक। तो इसीलिए तो सुरक्षा भी होनी चाहिए, तो इसलिए आपको आप अपने आप ही क्या होते हैं, जॉब में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आते हैं व्यावसायिक संतुष्टि के निर्धारक पक्ष। देखिए सबसे पहला आता है दोस्तों पारिवारिक पक्ष। देखिए कोई भी व्यवसायी हो, चाहे वो शिक्षक हो या कोई और व्यक्ति हो, अगर सभी व्यावसायिक संतुष्टि के निर्धारण करना है तो उसमें प्रमुख पक्ष आपका क्या होता है, पारिवारिक पक्ष होता है, ठीक है ना। तो अगर आप पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह उचित ढंग से कर पाते हैं, ठीक है ना, या अपने व्यवसाय या अपनी पारिवारिक अपेक्षाओं के मध्य में अच्छे से सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं,
तो उसको हम कहते हैं कि भाई आप अपनी जॉब में सेटिस्फाइड हो, तो उसको व्यावसायिक संतुष्टि के निर्धारक पक्ष में जोड़ा जा सकता है। ठीक है ना। इस प्रकार जैसे अगला आता है व्यावसायिक पक्ष। व्यावसायिक पक्ष का मतलब ये है कि दोस्तों आप अपने शिक्षण कार्य में कितना सफल हो पाते हैं। ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यावसायिक संतुष्टि के सबल पक्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। देखिए दोस्तों अगला आता है व्यक्तिगत पक्ष। बिल्कुल व्यक्तिगत पक्ष में दोस्तों जो भी आपका जॉब सेटिस्फेक्शन है उसमें व्यक्तिगत विशेषताएं उत्तरदायित्व होती हैं, जैसे कि व्यक्ति की आकांक्षाएं क्या हैं, रुचियां क्या हैं, बौद्धिक योग्यता क्या है, उसकी सुरक्षा की भावना कैसी है। ठीक है। तो व्यक्तिगत पक्ष व्यावसायिक संतुष्टि के निर्धारक पक्ष में आ जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है सामाजिक पक्ष। देखिए दोस्तों इस पक्ष के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भाई जो आपकी सामाजिक स्थिति है और सामाजिक प्रतिष्ठा है वो इसका आपकी व्यावसायिक संतुष्टि का निर्धारण करती है। ठीक है ना। तो भाई इसमें जैसे शिक्षकों के प्रति जैसे समाज व अभिभावकों की सम्मानीय दृष्टि या समाज के हित में किए गए उपयोगी कार्य, शोध करने प्रोत्साहन आदि जैसे तत्व शामिल होते हैं। इसके बाद आता है आर्थिक पक्ष। देखिए दोस्तों आर्थिक पक्ष के अंतर्गत जैसे आपकी प्रत्याशित आय कितनी होगी, अच्छे कार्य के लिए आपको पुरस्कार मिलता है या नहीं मिलता है, वर्तमान व्यवसाय में रह के आपके भविष्य में आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे या उचित प्रोत्साहन आदि पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये था शिक्षण, व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि। आई होप कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।